This show is sponsored by Narayana Medical College and Hospital. सभी का एबीसी न्यूज की खास पेशकश डेयर जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ आंचल दुबे। इस शो के माध्यम से हम आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसे मेडिकल एक्सपर्ट से जो आपको घर बैठे ही समस्याओं का समाधान देते हैं। आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद फहीम अंसारी जी, जो कि पेशे से अर्थराइटिस, ओजोन थेरेपिस्ट और जॉइंट स्पाइन एंड ट्रॉमा स्पेशलिस्ट हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका डेयर जिंदगी में। सर, किस तरह के ऐसे मामले हैं जो आपके डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं हड्डी और स्पाइन से जुड़े हुए मामले? ज़्यादातर तो पेशेंट जो है नी पेन के लिए, नी आर्थराइटिस के लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा आते हैं। और दूसरा, क्योंकि जो इस तरीके से लाइफ स्टाइल लोगों के हो गए हैं, नेक पेन और बैक पेन के पेशेंट काफ़ी बढ़ रहे हैं हमारे पास। मोस्टली नी पेशेंट, नी के आर्थराइटिस के पेशेंट ज़्यादा हमारे पास आते हैं। और लेडीज़ में आजकल विटामिन डी डिफिशियंसी आती है, तो जनरल बॉडी पेन, वीकनेस, कमज़ोरी के लिए आ रहे हैं। और बच्चों में भी काफ़ी रिकेट्स के केसेस देखे जा रहे हैं, जो कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है और देख रेख सही से नहीं होना बच्चों का। और लेडीज़ क्योंकि आजकल वर्किंग हो गई हैं, तो बच्चों पे थोड़ा सा ख्याल कम रख रहे हैं, तो उनको भी जो है हमारे पास पेशेंट काफ़ी आते हैं। तो जनरल केयर के लिए आते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सही से ट्रीटमेंट नहीं मिला होता है, तो मोस्टली तो नी के पेशेंट, लेकिन स्पाइन और नेक पेन, सर्वाइकल पेन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं। और कई बार जॉइंट इन्फेक्शन के पेशेंट आते हैं, और एवीएन, एवेस्कुलर नेक्रोसिस, बोन के पेशेंट आते हैं। हर तरीके का पेशेंट ऑर्थोपेडिक्स का हमारे पास पहुंचता है। सर, अगर एक कॉमन कैनवस पे देखें तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जॉइंट्स और बोन से रिलेटेड, जैसे आपने बताया आर्थराइटिस हैं और सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है। तो सर, इसमें कॉमन चीज़ क्या है जिसको लेकर के आप बताना चाहते हैं कि ये एक मेजर रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स इवॉल्व होने? क्या सबके अलग अलग रीजन्स हैं या फिर एक ही रीज़न है जिसके कई सारे ब्रांचेस हैं? नहीं, बेसिकली तो जो बेसिक रहता है कि आपकी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होना और आपका लैक ऑफ एक्सरसाइज होना, जो कि हमारे समाज में काफ़ी कॉमन है कि वो मॉर्निंग में उठ कर उनका एक्सरसाइज का पैटर्न नहीं है, और डाइट इश्यूज़ भी हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज भी रहती हैं। तो ये सब चीज़ें ही मिला के आदमी को फिर उसके हिसाब से जैसा वो काम करता है उसके हिसाब से उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। पर डेफिनेटली नी पेन और बैक पेन तो एक बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हो गया है, जो कि हमको आमतौर पे हर पेशेंट में देखने को मिलता ही है। एसोसिएटेड उसके साथ हो सकता है, कभी किसी को रिस्ट पेन होता है, कभी किसी को सर्वाइकल हो जाता है। तो वो तो एक है ही, किसी का स्पेशल इश्यूज होते हैं। लेकिन बेसिकली नी और बैक को लेके लोग बहुत परेशान हो गए हैं, और कारण उनका मेन वही है कि वो डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, सुबह लेट उठते हैं, रात में लेट जगना, मोबाइल पे ज़्यादा मोबाइल खेलना, उस तरीके की जो लाइफस्टाइल हो गई है, उसकी वजह से लोगों में जो है आर्थराइटिस के सिम्टम्स ज़्यादा हैं। क्योंकि बॉडी एक्टिविटी लेवल ज़्यादा नहीं है, वेट गेन हो रहा है, लेट खाना खाते हैं, लेट उठते हैं, सुबह भी लेट उठना है, और जल्दी में नाश्ता भी सही से नहीं करते हैं, क्योंकि नाश्ता हमारा मेन भोजन होता है, वो भी नहीं सही से मिलता है। तो उसकी वजह से डेफिनेटली लोगों को स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज़्यादा रखते हैं, योगा नहीं कर पाते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर एक सिंड्रोम बन जाता है, एक उनकी तरफ चारों तरफ से वो घिर जाते हैं, और फिर अल्टीमेटली पेन और आर्थराइटिस में लैंड अप कर जाते हैं। सर, आपने लाइफस्टाइल को लेके बताया कि लाइफस्टाइल एक रूट कॉज है ये सारी बीमारियों के पीछे।
सर लाइफस्टाइल अगर आपका खराब चलता आ रहा है तो कितने समय के बाद ये चेंजेस बॉडी में, एक हेल्दी बॉडी में दिखने शुरू हो जाएंगे? क्या ये हर एज पे डिफर करता है या फिर ये आपके मेडिकल बैकग्राउंड से डिफर करता है? कैसे कैसे पता लगा सकते हैं कि बहुत जल्दी ये आपकी बॉडी जो है खराब होने वाली है? नहीं, बेसिकली हम पहले तो 40s में हमको ऐसा लगता था कि पेशेंट जिसने फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल छोड़ दी है और ऑफिस वर्क में आ गया है, तो 30s में उसने काफ़ी ऑफिस वर्क किया और एक्टिविटी नहीं की, तो वो 40s में परेशान होता था। लेकिन अभी क्योंकि डाइट इश्यूज हो गए हैं और जो दिनचर्या ख़राब हो गई है, बच्चे अब लेट जगते हैं, रात में लेट पढ़ते हैं और सुबह लेट उठना, मोबाइल पे ज़्यादा टाइम बिताने की वजह से अब जो यंगस्टर्स में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और लाइफस्टाइल बिल्कुल डेफिनेटली आप 4-5 साल बिल्कुल एकदम फिजिकली इनएक्टिव हो जाए तो आपकी फिर वो आर्थराइटिस की तरफ, स्टिफनेस की तरफ बॉडी चली जाती है। अल्टीमेटली स्टिफनेस आपको आर्थराइटिस में लैंड अप करा देती है और आपकी बॉडी एक तरीके से जाम होने लग जाती है। ठीक है डॉक्टर, हमें बताइए कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसको लेकर के चिंतित होने की ज़रूरत है कि ये कहीं ना कहीं अर्थराइटिस की निशानी हो सकते हैं या फिर ये स्पाइन को लेकर के कोई प्रॉब्लम हो सकती है? ऐसे कौन से लक्षण हैं जो आगे के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं? नी में सूजन आना, नी में अगर आपके बहुत ज़्यादा सूजन आ रही है और आपको पेन होता है, बिल्कुल एकदम नैगिंग पेन हो रहा है, आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, बीच बीच में आपको लग रहा है कि कहीं पैर मुड़ गया था समथिंग, लेकिन वो पेन आपका परसिस्ट कर रहा है और आपको सुबह आप उठते हैं अर्ली मॉर्निंग, आपको स्टिफनेस हो रही है, आपका नी स्टिफ हो जा रहा है या आपकी कमर स्टिफ हो जा रही है, आपके जॉइंट स्टिफ हो रहे हैं और पेन आपको हमेशा रहता है, उसको आप अवॉइड कर रहे हैं। कभी आप पेन किलर, आप सेल्फ मेडिकेशन कर ले रहे हैं, कभी आप उसको रब कर रहे हैं, कभी आप उस पर जेल लगा के मैनेज कर रहे हैं, कभी आप नहा ले रहे हैं गर्म पानी से, तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है उससे। लेकिन अगर वो लंबे वक्त से आपके साथ परेशानी हो रही है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कहते हैं सर 3 महीने से डिस्क में पेन हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो वो लंबे, अगर उसको बहुत लंबा उसको वो खींच रहे हैं तो वो डेफिनेटली एक साइन है कि आपको कंसल्टेशन ले लेना चाहिए, क्योंकि आपने जो करना था, सेल्फ मेडिकेशन भी आपने किया और आपने अपनी जर्नल केयर भी की, लेकिन अगर वो रिलीफ नहीं मिलता है आपको तो फिर डेफिनेटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि वो ऐसा इरिवर्सिबल डैमेज हो जाए बॉडी के अंदर जो आप ठीक ना कर पाए डॉक्टर भी। ठीक है। अब डॉक्टर कोविड के बाद से क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ गया है और इस वजह से बहुत सारे लोग हैं जिनको अगर आप देखेंगे तो वो घर से ही सिस्टम लेकर के काम कर रहे हैं। प्रेशर इतना ज़्यादा है, स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि समय नहीं मिल रहा है एक्सरसाइज करने का। प्लस जब आप एक लैपटॉप या अपना फ़ोन चलाने की पोजीशन में होते हो तो आपकी गर्दन नीचे की तरफ होती है, जिससे आपकी स्पाइन पे बहुत बुरा फर्क पड़ता है। लंबे वक्त में इससे क्या नुकसान हो सकते हैं? नहीं, डेफिनेटली अगर आप बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है अपनी बॉडी के लिए, तो आपको डेफिनेटली सर्वाइकल पेन होना, बैक पेन होना बिल्कुल लाजमी है और एंकल पेन भी लोगों में होता है, नी पेन हो सकता है, तो जनरल बॉडी वीकनेस हो सकता है। आप ऑस्टियोमलेशिया में लैंड अप कर सकते हैं जिसमें कि बोन सॉफ्ट हो जाती है, आपका कैल्शियम लेवल आपका ख़राब हो जाता है, विटामिन डी लेवल गिरता है क्योंकि काफ़ी सन एक्सपोजर नहीं मिलता, आप बाहर जा ही नहीं रहे हैं, घर पे ही बैठे हैं, तो विटामिन डी लेवल आपका गिरता है, आपका बॉडी का डिफेंस ख़राब होता है और आपकी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होती है और आप अल्टीमेटली आपको एक डिप्रेसिव सी भी एक पिक्चर बन जाती है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनको पेन भी हो रहा है, उनका काम भी सही से नहीं हो रहा है और वो अल्टीमेटली वीकनेस में भी है और वीकनेस से परेशान है, तो वो डिप्रेशन और वो स्ट्रेस और डिप्रेशन वो सब मिक्स होके अल्टीमेटली आदमी एक बिल्कुल एक जाल में फंस जाता है उसमें। ठीक है सर, आपने अर्थराइटिस की बात की है। अर्थराइटिस के आपके पास कई पेशेंट्स आते होंगे, तो कैसे पहचानते हैं कि ये अर्थराइटिस की ही निशानी है और इससे बचा कैसे जा सकता है? क्या ये जेनेटिकल होती है? क्या आपके फोरफादर्स को ये बीमारी कहीं रही होगी जो कि उस वक्त डिटेक्ट नहीं हुई है और अब जा करके वो आप में भी, क्योंकि एक बैड लाइफस्टाइल है इस वजह से वो सारे लक्षण जो हैं वो सामने नजर आ रहे हैं? तो सबसे पहले बताइए कि अर्थराइटिस को पहचाना कैसे जाए कि ये अर्थराइटिस है, ये एक नॉर्मल पेन नहीं है? नहीं, अगर आपका नी का मूवमेंट कम हो रहा है या किसी भी जॉइंट का मूवमेंट कम हो रहा है और पेन हो रहा है आपको, तो डेफिनेटली हम लोग उसको एक्सरे से स्क्रीन करते हैं और उसके ब्लड टेस्ट करवाते हैं हम लोग। अगर ब्लड में उसकी कुछ मेटाबॉलिक इरेगुलरिटी मिल रही है, डिफिशियंसी मिल रही है, जैसे किसी का विटामिन डी कम हो रहा है, किसी का यूरिक एसिड बढ़ जा रहा है, किसी को रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो रही है तो रोमेटॉइड का उसका लेवल बढ़ जा रहा है, तो कुछ ब्लड टेस्ट से, कुछ एक्सरे से और कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन से एक सिनेरियो उसका क्रिएट किया जाता है और मोस्टली तो एक्सरे से हम लोग डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट से उसका ट्रीटमेंट भी डिसाइड होता है कि उसकी न्यूट्रिशनल लेवल क्या है और उसकी क्या उसको और भी कुछ सप्लीमेंट भी देने पड़ेंगे, सिर्फ आर्थराइटिस का इलाज होगा उसका।
तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली पेशेंट का रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन, उसका एक्सरे और उसको थोड़ा सा खुद हम लोग एग्जामिन करते हैं, तो उससे एक पिक्चर हमको मिल जाती है। हर नॉर्मल आर्थराइटिस, बेसिकली आर्थराइटिस 3 तरीके से बिहेव करती है। एक सिस्टमिक आर्थराइटिस में रूमेटॉइड आर्थराइटिस को गठिया बाय बोलते हैं, इसको हम लोग, जो कि आप जानते हैं कि वो इम्यून रिलेटेड आर्थराइटिस होती है। और दूसरा एक ऑस्टियो आर्थराइटिस होती है, जो कि लेट स्टेज में, पहले हम लोग को बताया जाता था कि 60 साल के आसपास बुजुर्गों में होती थी, लेकिन अभी वो 50s में होती है। और एक फैमिलियल आर्थराइटिस होती है, ये जेनेटिकल भी होती है। तो जिसकी फैमिली में टेंडेंसी होती है आर्थराइटिस होने की, वो डेफिनेटली उनको यंगर एज में प्रेजेंटेशन देखने को मिल जाती है। 40s में, 45 में मैंने पेशेंट देखे हैं जिनके एक्सरे 60s वाली पिक्चर मिली। वो रोमेटॉइड के पेशेंट भी नहीं थे, लेकिन काफ़ी उनकी आर्थराइटिस बहुत फ्लेयर अप थी। तो वो एक फैमिलियल केसेस ऑफ आर्थराइटिस भी होते हैं। मुख्यतः ये रोमेटॉइड, ऑस्टियोआर्थराइटिस और फैमिलियल ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट भी हमको देखने को मिलते हैं। सर, आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए आप लोग कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं जिससे पेशेंट्स की हालत में सुधार देखने को मिल सकता है? नहीं, बेसिकली तो हम लोग जो है किसी भी पेशेंट को पेन किलर, जो सेफ पेन किलर होती है, थोड़ा सा माइल्ड और लो डोज में उसको देते हैं। उसको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट इन फॉर्म ऑफ कैल्शियम, इन फॉर्म ऑफ एंटी आर्थराइटिस मेडिसिन और जॉइंट मोबिलिटी के लिए दवाइयाँ देते हैं उसको। लेकिन अगर उसको सप्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम लोग उसको इंजेक्शन सप्लीमेंट करते हैं। किसी पेशेंट को, जैसे कोई पेशेंट डायबिटिक है और वो मेटफॉर्मिन ले रहा है या ओमिप्राजोल ले रहा है या ब्लड थिनर्स ले रहा है, तो डेफिनेटली वो हमको एक सिम्टम मिलता है उसको कि वो जो है उसको विटामिन B12 की कमी रहेगी, या ब्लड थिनर ले रहा है तो पता लगता है कि वो थोड़ा सा ऑस्टियोपोरोसिस के लिए और बोन डैमेज होने के लिए वो उसकी जो टेंडेंसी है, तो उसको पैरेंटल सप्लीमेंट भी इन फॉर्म ऑफ इंजेक्शन हमको देने पड़ते हैं। तो मुख्यतः तो यही रहता है। और हमेशा एक पेशेंट की एक डर होता है कि सर इसमें पेन किलर तो नहीं है, हम पेन किलर तो नहीं खाएंगे, पेन किलर से नुकसान होता है। तो आजकल जो पेन किलर्स आ गई हैं वो इतनी कार्डियक और रीनल सेफ्टी प्रोफाइल के साथ आ चुकी है मार्केट में कि अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि नॉलेज नहीं है उसकी। तो हमारी नॉलेज यहाँ लिमिटेड है कि हम सेल्फ मेडिकेशन किसी पर्टिकुलर सॉल्ट का, जैसे एसिलोफेनेक लोग ले लेते हैं या डिक्लोफेनेक मार्केट से ले लेते हैं, तो वो सेल्फ मेडिकेशन जो है, क्योंकि इंडिया में अनफॉर्चुनेटली अलाउ है, लोग ले लेते हैं। जी, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप रॉन्ग ट्रीटमेंट कर लेते हैं, और उसकी वजह से लॉन्ग ट्रीटमेंट, अपना सेल्फ मेडिकेशन की वजह से रॉन्ग ट्रीटमेंट हो जाता है। आपको गैस्ट्राइटिस हो जाती है, आपके पेट में दर्द होता है, तो आप ऑलरेडी सेल्फ मेडिकेशन की वजह से परेशान होते हैं और फिर डरते हैं कि सर हम पेन किलर नहीं खाएंगे। तो ऐसे पेन किलर्स अब मार्केट में हैं जिसको आप 10 साल भी खाएं तो कोई नुकसान नहीं है। ऐसा एक्सपर्ट्स की निगरानी में ही मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेना है, सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना है। सेल्फ मेडिकेशन बहुत खतरनाक है। ठीक है डॉक्टर, हमें ये बताइए कि आपने बात अभी ऑस्टियोपोरोसिस को लेकर के की है, क्या है ये और कैसे होता है? ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली हड्डी के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक आपका ऑस्टियोइड मैट्रिक्स जो कि प्रोटीन का बना होता है, और दूसरा आपका कैल्शियम, जो मिनरल्स होते हैं आपके, कैल्शियम हो गया। तो जो ऑस्टियोइड मैट्रिक्स है वो आपका धीरे धीरे कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से कि बोन जो होती है पोरोटिक हो जाती है। ऑस्टियोपोरोटिक एक वर्ड दिया गया जिसमें कि हड्डी में पोर्स हो गए, उसकी जो पैटर्न है बोन में क्रिस क्रॉस पैटर्न में होती है तो वो जो पैटर्न है वो लूज होने लगा और धीरे धीरे वो बोन पोरोटिक हो गई, जिसको खोखली हड्डी या पेपरी बोन या कमज़ोर हड्डी हम लोग बोलते हैं, जिसमें कि ये मोस्टली 50s के बाद होती है। सामान्यतः यूजुअली लेडीज़ में जल्दी इसलिए आती है कि एस्ट्रोजन डिपेंडेंट बोन ग्रोथ रहती है, तो जैसे मेनोपॉज में लेडीज़ चली जाती हैं तो उनको डेफिनेटली थोड़ा सा एक्सेलरेटेड ऑस्टियोपोरोसिस होती है। या जो पेशेंट ऐसा है जो डायबिटिक है या कोई मेडिकेशन ले रहा है या बहुत दिनों से कोई पेट की दवाई वो ले रहा है इन फॉर्म ऑफ ब्लड थिनर या इन फॉर्म ऑफ गैस्ट्राइटिस की ओमिप्राजोल समथिंग, तो इन पेशेंट्स को ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस होती है। और जो पेशेंट बिल्कुल ही इनएक्टिव है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बिल्कुल ही ऑफिस वर्क करते हैं, तो वो भी, जिनकी लैक ऑफ एक्सरसाइज है और उनका लाइफ पैटर्न बिल्कुल ही सेडेंट्री है, वो भी ऑस्टियोपोरोसिस में लैंड अप करते हैं, जिसमें कि बोन काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। और दिक्कत यह है कि ये ट्रिवियल ट्रॉमा से टूट जाती है, तो बोन पैथोलॉजिकल हो जाती है। बेसिकली आपकी बोन नॉर्मल ना रह के वो कमज़ोर है, उसको कभी भी चोट लगेगी, आप कभी भी फिसलेंगे, बहुत जल्दी फ्रैक्चर फिसल के। यूजुअली ये होता है कि दादी अम्मा वो बाथरूम में थी, फिसल के गिर गई और फ्रैक्चर हो गया सर, तो बहुत ज़्यादा उनको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं हो गया, बल्कि घर में ही छोटी मोटी चोटों से भी हड्डी
टूटने लग जाती है। मेजर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस रहते हैं जी इस बिल्कुल। वजह से। और हाँ, ये खतरा ये रहता है कि सर पे चोट आ स्पाइन गई। कोलैप्स कर जाता है पेशेंट का। रिस्क ये है कि लोग कहते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस से कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे, लेकिन जब वो बात स्पाइन को लेके आती है तो स्पाइन का कोलैप्स होना और आपकी नस का दबना ये खतरनाक हो सकता है। तो वो एक डेंजरस चीज़ है। तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए आपको स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए। कभी भी आपको BMD टेस्ट होता है, डेक्सा स्कैन होता है, बहुत आराम से हो जाता है। आपको अगर लग रहा है कि बोन हो रहा है पेश, या किसी का फैमिली में कोई 50+ है, रिस्ट फ्रैक्चर हो रहा है या कोई छोटा मोटा फ्रैक्चर हुआ है, तो अगर घर में कोई फ्रैक्चर हुआ है या लग रहा है कि बहुत कमज़ोर है आदमी, चल नहीं पा रहा है और उसकी एक्टिविटी बहुत कम है, उसको अपनी स्क्रीनिंग करा के ऑस्टियोपोरोसिस के लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ताकि उसको कभी भी फ्रैक्चर ना हो। हमारे पास कई पेशेंट आते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, तो अगर उनको फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर के साथ उनको ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट भी दे देते हैं, ताकि वो ज़िंदगी भर के लिए हमेशा स्वस्थ रहते हैं। ठीक है। सर, अभी आपने बात करी थी विटामिन्स और कैल्शियम को लेकर के। हमें ये बताइए कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि हम तो दूध पीते हैं, दूध से हमको कैल्शियम मिलता है, हम तो सुबह की धूप लेते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो विटामिन डी की भी कमी नहीं होती है। तो क्या ऐसे लोगों को अर्थराइटिस या इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, या ये सिर्फ एक भ्रांति है? नहीं, दूध तो मुझे लगता नहीं कि कोई सही से दूध पीता है या सही से प्रॉपर सन टैनिंग करते हैं लोग और एक्सरसाइज करते हैं। अगर 45 मिनट या 1 आवर का आपका डेली सन एक्सपोजर है और वो भी आपने प्रॉपर अपने आप की बॉडी को ऑयल्ड किया हुआ है, प्रॉपर आप ड्राई स्किन नहीं है आपकी, और आप प्रॉपर दूध ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं आप, कितना RDA पूरा हो रहा है आपका। कई बार लोग कहते हैं कि हम 100 ml दूध रोज पीते हैं, तो वो बहुत सफिशिएंट नहीं है आपके लिए। तो डेफिनेटली आपको अपनी बाकी डाइट में भी जो चीज़ें, जो प्रोटीन रिच या कैल्शियम रिच चीज़ें हैं, जो फ्रूट्स हैं, वो भी आपको लेने चाहिए। आपको अपना RDA कैलकुलेट करना चाहिए कि मैं डेली में कितना खा रहा हूँ। और आज के वक्त में आप सिंपली गूगल कर सकते हैं कि गूगल पे आप डालें कि 100 ml में मेरा कितना कैल्शियम मुझे मिल रहा है, कितना क्या मिल रहा है। अपनी अवेयरनेस, आप क्योंकि आप मोबाइल फ्रेंडली हैं, तो आप अपनी अवेयरनेस के लिए अपनी डाइट चार्ट प्रॉपर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उससे आपको पता लगेगा कि वाकई में इस भ्रम में रहना कि हमने दूध पी लिया तो दूध इज़ नॉट मेडिसिन, दूध इज़ मिल्क इज़ ए सप्लीमेंट, और वो प्रॉपर डोज में आप ले रहे हैं तो डेफिनेटली। और कोई भी सप्लीमेंट लेने के बाद अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है बॉडी में, तो आप कितना भी न्यूट्रिशन ले लें, आपका न्यूट्रिशन आपकी बॉडी तक पहुंचेगा नहीं अगर आपकी बॉडी फिजिकली एक्टिव नहीं है। यानी न्यूट्रिशन के लिए फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है, साथ में एक अच्छी डाइट के साथ। ठीक है डॉक्टर, हमें ये बताइए, साइयाटिका का प्रॉब्लम एक ऐसा है जिसको लेकर के आपके पास लोग, कई पेशेंट्स आते होंगे। ये नस दबने के पीछे की वजह क्या है और इतना कॉमनली क्यों देखा जाता है? नहीं, सियाटिका बेसिकली हमारी जो स्पाइन से नर्व आती है पैर में, जिसको लोग सब लोग जानते हैं, और ये झुंझुनाहट हो जाती है पैर में, नस दब जाता है। बेसिकली ज़्यादा बैठने से भी हो सकता है आपको, क्योंकि एक मसल होती है पायरिफॉर्म, उसके पीछे दब सकती है ये। और किसी को ट्रॉमा भी हो सकता है, अचानक से खिंच जाता है पैर, आदमी फिसल गया या उसका पैर कहीं पे फंस गया तो खिंच गई अचानक से उसकी, तो नर्व खिंच सकती है। और कई पेशेंट हमारे पास आते हैं, और जो पेशेंट जिनकी टेंडेंसी है, जैसे वेजिटेरियन लोग जो होते हैं, उनको विटामिन B12 की डिफिशियंसी रहती है, तो उनके अंदर ज़्यादा टेंडेंसी होती है। ये कोई आर्थराइटिस का पेशेंट है, उसको भी टेंडेंसी होती है विटामिन B12 की कमी होने की, तो उन पेशेंट्स को डेफिनेटली सियाटिका की एक टेंडेंसी होती है कि उनको सियाटिका हो सकता है। तो वो पेशेंट हमारे पास आते हैं, काफ़ी पेशेंट आते हैं सियाटिका के, और उनकी प्रॉपर उनको फिजियोथेरेपी, प्रॉपर इलाज दिया जाता है, तो वो ठीक हो जाता है। ठीक है, चलिए, ये तो आपने बताया सायाटिका को लेकर के। सर, हमें ये बताइए, कई ऐसे, जब एज ग्रुप की बात करते हैं तो बुज़ुर्गों की जब बात करते हैं तो उनके घुटनों की दिक्कत को लेकर के अक्सर आपको शिकायत सुनने को मिलती रहती होगी। डॉक्टर कहते हैं कि अब तो एज हो गई है, तब तो ये ऐसे ही चलेगा। क्या ऐसे नॉन सर्जिकल तरीके हैं जिससे उनके जो घुटने हैं या जो जोड़ हैं, उसका जो हेल्थ है वो बरकरार रहे, या जितने स्ट्रॉन्ग बने वो एटलीस्ट वो उतने रहे, इफ़ नॉट बेटर? नहीं, पेशेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी केयर खुद करे। वो प्रॉपर सुबह उठ के अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग करना, क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज करना, नी की स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज करना, ये पेशेंट को खुद से करना पड़ेगा। हम लोग उसको सिखाते हैं, बताते हैं। और दूसरी बात, अगर आपकी आर्थराइटिस हो रही है, जॉइंट स्पेस आपका कम हो रहा है, तो हम लोग प्लाज्मा थेरेपी करते हैं जॉइंट्स के अंदर पेशेंट का। उसमें से 5 to 10 ml ब्लड लेते हैं हम लोग, और उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से प्लेटेड रिच प्लाज्मा इंजेक्ट करते हैं मंथली बेसिस पे, ताकि बोन उसकी हीलिंग हो सके। क्योंकि इतना न्यूट्रिशनल लेवल पेशेंट का नहीं है, ऑलरेडी वो वीक है, और बोन बॉडी को अपना न्यूट्रिशनल वापस स्टेटस गेन करने के लिए कभी कभी 3 से 6 महीने लग जाते हैं। तो जो उसको आराम चाहिए लोकल,
हीलिंग के लिए वो हम लोग प्लाज्मा थेरेपी से करते हैं। आज के वक्त में हम लोग ओजोन थेरेपी भी लेके आ गए हैं, जिससे कि पेशेंट, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी में रिजल्ट थोड़े से स्लो आते हैं, तो पेशेंट को ये रहता है कि सर अभी लगवाया मैंने 1 महीना हो गया, कुछ आराम नहीं आया, तो हम लोग ओजोन थेरेपी से क्विक रिलीफ पेशेंट को दे रहे हैं, जिसमें कि वो पेशेंट आधे घंटे के अंदर भी चलने फिरने लायक बन जाता है। और प्लाज्मा थेरेपी डेफिनेटली हीलिंग करती है। उसके अलावा हम लोग लुब्रिकेंट थेरेपी करते हैं, पेन पोर्टल ब्लॉक्स हम लोग देते हैं। जिस पेशेंट को कई बार ऐसा होता है कि नर्व इन्वॉल्व होती है, वो आर्थराइटिस के लिए आता है हमारे पास, लेकिन हम उसको एग्जामिन करते हैं तो पता लगता है कि उसको बेसिकली नर्व का पेन है, तो वो कैच करना कि उसको नर्व इन्वॉल्व हो रही है, तो हम लोग उसको पेन पोर्टल ब्लॉक्स देते हैं। उसको भी हाफ एन आवर में हम लोग काफ़ी रिलीफ कर लेते हैं पेशेंट का, उसका पेन 60-70% चला जाता है और हफ्ते 10 दिन की दवाई खा के वो पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है हमारे पास। सर, मेडिकेशन के साथ योगा, एक्सरसाइज या कुछ फिजिकल एक्टिविटी या कह लीजिए फिजियोथेरेपी, इन सब का कितना योगदान है? कितने % ये बेटर करता है आपके मेडिकेशन के आउटपुट में, अगर आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज्ड हैं? नहीं, मेरे ख्याल से 1/3 रिलीफ तो फिजिकल एक्टिविटी कर देती है। अगर आप प्रॉपर उठ के सुबह अपने योगा कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, धूप में बैठ रहे हैं, मसाज कर रहे हैं अपने पैरों की, ऑयलिंग कर रहे हैं अपने पैरों की, या गर्म पानी से सिकाई कर रहे हैं, तो 30 to 40% भी मैं बोलूँगा कि रिलीफ आ जाता है। और हम यूजली मरीजों को पहले यही बताते हैं कि आप अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दें, और बाकी जो थोड़ा बहुत हमको ट्रीटमेंट करना होता है, हमको रिलीफ देना होता है उनके पेन से। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो पेन किलर खा ही नहीं सकते या कोई दवाई नहीं खा सकते, पर उनको रिलीफ तो लेना ही है। तो हम लोग उनको, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे डायबिटीज़ की दवाई चल रही है, 12-13 दवाई हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई हैं, तो फिर हमारी लिस्ट अपने आप ही एक ख़त्म हो जाती है। तो उनको एक आध कुछ जॉइंट की दवाई देते हैं, बाकी लोकल थेरेपी जैसे हमने प्लाज्मा ओजोन आपको बताया वो हम लोग करते हैं, और उनको फिजिकल एक्टिविटी और फिजियोथेरेपी के लिए प्रमोट ज़रूर करते हैं, क्योंकि वो 1/3 रिलीफ, बहुत अच्छा रिलीफ उसमें आता है। ये सब कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट है, कोई एक चीज़ पर्टिकुलरली किसी भी रिलीफ पाने के लिए क्विकली आपको नहीं मिलेगा। आपको फिजियोथेरेपी भी ऐड करनी पड़ेगी, सेल्फ केयर भी ऐड करनी पड़ेगी, और डॉक्टर भी आपको अपना ट्रीटमेंट देगा, और लोकली भी हम लोग कुछ थेरेपी करते हैं। तो सब कुछ मिला के एक कॉकटेल ट्रीटमेंट सा बोल सकते हैं उसको, कि इस तरीके का हम लोग उसको करते हैं पेशेंट को। ठीक है। डॉक्टर, डेंगू की बात करते हैं। डेंगू को लेकर के अब क्योंकि मरीज बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो शिकायत लेकर के आ रहे हैं कि बुखार अपनी जगह है पर जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो इस जोड़ों में दर्द के पीछे का कारण क्या है? डेंगू ऐसा क्या करता है कि उनके जोड़ों में दर्द बना हुआ है? और कई लोग हैं जो उस दर्द को समझ नहीं पा रहे हैं, मेडिकेशन कर रहे हैं पर उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है। तो क्या रीज़न है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? नहीं, जैसे कि आजकल इस सीज़न में डेंगू, चिकनगुनिया के पेशेंट बढ़ रहे हैं, या कोई एक अनडायग्नोज बीमारी भी है हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस बार हुआ है जो शायद अंडर डायग्नोसिस हो या कुछ सर्विलेंस में हो। अभी तो हम लोग डेंगू और चिकनगुनिया के पेशेंट देखे हैं, हो सकता है कोई और भी इसके अंदर कुछ चेंजेस हो। तो ये पेशेंट बढ़े हैं, क्योंकि बढ़ेंगे, कानपुर या आसपास में थोड़ा सा डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, तो मेट्रो बन रही है, तो डेफिनेटली जहाँ डेवलपमेंट रहता है वहाँ पे मच्छरों का भी आवाज़ ज़्यादा रहता है। लेकिन ये तो होता ही रहेगा, आपको सेल्फ केयर खुद करनी पड़ेगी, अपना ध्यान देना पेशेंट का, और सही से अपने आप को देह में कवर रखना, और मच्छर से काटने से बचाने के लिए ध्यान देना पड़ेगा। साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है घर के अंदर। डेंगू बेसिकली आपके जॉइंट्स की जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है उसको सुझा देता है, और एक तरीके से आपको साइनोवाइटिस हो जाती है। आपके जॉइंट्स के अंदर पेन बहुत ज़्यादा होता है, और सारे जॉइंट्स यूजुअली इन्वॉल्व होते हैं। तो बैक पेन के पेशेंट, कई बार पेशेंट बैक पेन लेके भी आए हमारे पास, जो कि मतलब एक बहुत ही रेयरली प्रेजेंटेशन होती है डेंगू में। तो वो हो रहा है पेशेंट का, और हम लोग उसको ट्रीट कर रहे हैं। कई पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन भी किए हैं खुद, क्योंकि वो करने के बाद नहीं उनको रिलीफ आया, तो फिर वो हमारे पास आए, और रिलीफ काफ़ी हो रहा है पेशेंट को। चलिए सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपके मेडिकेशन से डेंगू के मरीजों को भी राहत मिल रही है जोड़ों के दर्द में। डॉक्टर, हमें ये बताइए कि आज की डेट में क्योंकि लाइफस्टाइल ख़राब है, सोने जगने का कोई टाइम नहीं है, बैड हैबिट्स हैं, और उसके बाद प्रॉपर आप डाइट नहीं लेते हैं, इसको लेकर के ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। अब ओबेसिटी से आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स कैसे बढ़ सकती हैं? मोटापे का क्या वाकई एक बड़ा रोल है जोड़ों के दर्द के पीछे? जी, ओबेसिटी होना और आपको कॉन्स्टिपेशन होना, ये सब चीज़ें जो है आपको आर्थराइटिस की तरफ लेके जाती हैं। और आपका खान पीन, अगर आपके खाने में बहुत ज़्यादा जंक फूड है, और आप सब्जियों से बहुत दूर हैं, आप पानी नहीं लेते हैं प्रॉपर, और आप जो है जो बेसिकली हम लोग को सिखाया गया है कि प्रॉपर गर्म खाना खाना, ताज़ा खाना खाना,
और कम खाना खाना, और खाना खाने के बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज करना, थोड़ा सा चलना घर में 15-20 मिनट के लिए वॉक करना। अगर ये सब चीज़ें हम लोग नहीं करते हैं तो डेफिनेटली हमारा खाना भी हजम नहीं होता है, और अल्टीमेटली क्योंकि खाना हजम नहीं होएगा तो हमारी बॉडी के अंदर विकार पैदा होते हैं, हमारे एसिडिटी क्रिएट होती है, हमारे यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ता है, तो हमारी बॉडी एक्टिविटी भी कम होती है, और वो डेफिनेटली हमारे जॉइंट्स को भी इफेक्ट करती है, क्योंकि आपका जब वज़न बढ़ेगा तो वो वज़न डेफिनेटली जॉइंट से ही लोडिंग होगी आपके घुटने पे, उसका असर सीधे सीधे तौर पे देखा जाएगा। तो आर्थराइटिस की कह सकते हैं कि अगर ओबेसिटी आपको है तो आपको आर्थराइटिस जल्दी आएगी। हम कहते हैं पेशेंट को कि आप अपना 5 किलो वज़न कम करो तो आपके पेन में भी रिलीफ आना शुरू होगा। तो डेफिनेटली आर्थराइटिस अगर किसी पेशेंट को हो तो हम उसको कहते हैं कि आप थोड़ा सा डाइट पे अपना कंट्रोल करें, जंक फूड ना खाएं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कम पिए, सब्जी ज़्यादा खाएं, सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करें अपने खाने के अंदर, और वेजिटेबल्स खाएं। और प्रोटीन के लिए लोग कहते हैं कि सर प्रोटीन है, सर्दी आने वाली है, हम प्रोटीन खा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली आप ब्रोकली एक बहुत अच्छी सब्ज़ी है जो वेजिटेरियन है और आपको कॉन्स्टिपेशन से भी रिलीफ करेगी, लौकी आप खा सकते हैं। तो सब्जियां का, हरी सब्जियों का प्रयोग बढ़ना, और बेसिकली गर्म खाना, फ्रिज का खाना नहीं खाना है आपको कुकर में बना हुआ खाना नहीं खाना है। और हम सीड ऑयल भी मना करते हैं, बहुत लोग जो कहते हैं कि हम रिफाइंड नहीं खा रहे हैं सर, हम जो है वो सरसों का तेल खा रहे हैं या कच्ची दानी का तेल खा रहे हैं। तो सीड ऑयल इंटेक करते हैं पेशेंट, उनको भी आर्थराइटिस की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर आप अपने घर में सीड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, या आप कुकर में बना हुआ खाना यूज़ कर रहे हैं, या फ्रिज में रखा हुआ खाना, बासी खाना आप यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो है आपकी बॉडी में विकार पैदा होंगे, वो आर्थराइटिस में भी आपकी बढ़ोतरी कर देंगे। ठीक है सर, बहुत इम्पोर्टेंट आपने जानकारी दी है। सर इसके आगे आपसे जानना चाहेंगे कि कई ऐसे लोग हैं जब आपके पास शिकायत लेकर के आते होंगे तो और भी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते होंगे। चोट एक ऐसा इशू है कि सालों पहले चोट लगी थी मगर आज भी उसका दर्द बरकरार है, या सर्दियां बढ़ती हैं तो वो दर्द दोबारा से बढ़ करके सामने आ जाता है। कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, या क्या गलती हो गई जिसको वो ना करते तो आज उनके जो दर्द बार बार इस तरह से रिलैप्स हो रहा है वो ना होता? नहीं, चोट अगर होती है हमारी बॉडी में, कभी भी चोट लगती है तो या तो वो प्रॉपर हील होती है, या फिर वो सही से हील नहीं होके वहाँ पे डीजनरेशन क्रिएट होता है, और वो वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाती है। अल्टीमेटली आपको वो फाइब्रोसिस हमेशा सर्दी के अंदर पेनफुल होती है। तो डेफिनेटली अगर आपको कहीं चोट लगी है और आप लग रहा है कि आप ठंडे इन्वायरमेंट में या एसी में रह रहे हैं, या अब वेदर से आपको परेशानी हो रही है, तो आप वहाँ पे रेगुलर मसाज करें और उसको अच्छे से ऑयलिंग करें, अच्छे से रबिंग करें, और उस जॉइंट की, जिस जॉइंट के आसपास चोट लगी है उसकी फिजिकल एक्टिविटी करना, उसको क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग करना। जैसे अगर सपोज नी में लगी है या एंकल में लगी है तो एंकल स्ट्रेंथनिंग करना, या बैक में लगी है तो पेल्विक लिफ्टिंग एक्सरसाइज करना, प्लैंक एक्सरसाइज करना, कोर ट्रेनिंग करना, ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो आपका, अगर उस एरिया में आपका ब्लड सर्कुलेशन कम है और वो बॉडी वहाँ पे उस एरिया में ठंडी पड़ती है, तो वो जहाँ पे चोट लगी है वो पेन ज़रूर करेगा, वो आप नहीं बच सकते उसमें। तो उसके लिए आपको रेगुलरली अपने यहाँ बॉडी को कवर करके रखना पड़ेगा, गर्म रखना पड़ेगा, और मसाज करना पड़ेगा। और फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप जॉइंट की 10 मिनट 15 मिनट भी अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो आपको पेन से आप बच सकते हैं। चलिए सर, क्योंकि अब समय का अभाव है तो जाते जाते 2 सवाल आपसे पूछूंगी कि एक तो आपने बताया कि आप अपने पेशेंट्स को ओजोन थेरेपी देते हैं, क्या है ये ओजोन थेरेपी? थोड़ा सा आसान भाषा में आप हमारे व्यूअर्स को ओजोन थेरेपी बेसिकली ओजोन, जैसे हम लोग बारिश भी होती है तो आपने देखा हो कि बादल जब गड़कते हैं तो ओजोन क्रिएट करते हैं, भगवान खुद क्रिएट करता है, और ओजोन वो वाटर में वॉश होके ज़मीन पे आती है और हम लोग देखते हैं कि अच्छा सा एनवायरनमेंट साफ हो गया बेसिकली। तो ओजोन इट्स ए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, इट्स ए गॉड्स मॉलिक्यूल, और इसको हम लोग, ये बेसिकली इसके अंदर ओजोन इज ऑक्सीजन का ही मॉलिक्यूल है, जिसमें कि एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, और उसको हम लोग मशीन से प्रोड्यूस करके सिरिंज में लोड करके जॉइंट्स में पुश करते हैं, जो कि टिश्यू की ऑक्सीडाइज कर देता है, जितना भी वहाँ डैमेज टिश्यू है उस सबको ऑक्सीडाइज कर देता है, वहाँ के ऑक्सीजन का परफ्यूजन इंप्रूव हो जाता है, और वो टिश्यू हीलिंग के लिए वापस अपने आप को कैपेबल पाता है, और वहाँ पे उसको पेन, डेफिनेटली उसका पेन भी कम हो जाता है, वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ होती है, बोन हीलिंग में चली जाती है, बोन बॉडी भी उसको रीड करती है कि ये टिश्यू अभी वायबल है, इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो ओजोन बेसिकली आपकी टिश्यू के अंदर एंटी एजिंग, एंटी आर्थराइटिस और पेन, एंटी पेन, और हर तरीके से मल्टीपल डायरेक्शनल बेनिफिट्स देता है, और इट्स बहुत ही फास्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप, जैसे होता है पेशेंट चाहते हैं कि क्विक रिलीफ चाहिए, तो वो इंजेक्शन, वो ऐसा चीज़ होता है कि पेन किलर इंजेक्शन से भी फास्ट काम करता है, हम उसको डालते हैं जॉइंट्स में,
तो रिलीफ आता है। कितने सेशंस लगते हैं ओजोन थेरेपी में? एक सेशन ही काफ़ी है या फिर आपको कई सिटिंग्स लगती हैं वो प्रॉपर हीलिंग के लिए? नहीं, हम डेफिनेटली 3 से 4 सिटिंग हम उसको देते हैं पेशेंट को। हम लोग मंथली बुलाते हैं और कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी बीमार है, तो हम लोग उनको वीकली या 10 दिन पे भी बुलाना पड़ता है। ओजोन का हमको उनको बार बार रिपीट देना पड़ता है। ओजोन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ओजोन ऑक्सीजन से बनता है, तो हम लोग जितना भी उसके जॉइंट के अंदर या किसी टिश्यू में डाल रहे हैं तो उसकी हीलिंग की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है सर, जाने से पहले हमारे व्यूअर्स के लिए एक मैसेज, स्पेशली उनके हड्डी और जोड़ों की हेल्थ को लेकर के क्या मैसेज देंगे हमारे व्यूअर्स को आप? नहीं, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जो है अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपने स्ट्रेस को कम करें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। फिजिकल एक्टिविटी आप कुछ भी कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप घर में योगा कर सकते हैं, आप अपनी जगह अपने ऑफिस में जहाँ बैठे हैं वहाँ पे भी आप छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सक्यूज़ ना बनाएं अपनी शरीर में कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं घर से नहीं निकल पा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। आप 10 से 15 मिनट अपनी बॉडी को आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आप परेशान रहेंगे। और अपनी डाइट पे ध्यान दें, जंक फूड से बचें, पानी जितना हो सकता है उतना पिएं। अगर आपको आर्थराइटिस या इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, आपकी बॉडी स्टिफ होती है, और सीड ऑयल से और जो है कुकर के खाने से आप अपने आप को सेफ रखें। और बाकी कभी कोई दिक्कत होती है तो मुझसे ज़रूर कंसल्ट करें। अब मेरे नंबर जैसे फ्लश भी हो रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली जब भी टाइम होगा आई विल रिप्लाई यू। जी डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हमारे साथ डेयर जिंदगी के एपिसोड में मौजूद थे डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम अंसारी जी, जो कि पेशे से अर्थराइटिस एक्सपर्ट है, ओजोन थेरेपिस्ट भी हैं, जॉइंट स्पाइन और ट्रॉमा स्पेशलिस्ट भी हैं, जिन्होंने बताया कि हड्डियों और जोड़ों की सेहत को बरकरार रखने के लिए क्या कुछ करना है। अगर आपने ये एपिसोड मिस किया है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो फिर यूट्यूब और फेसबुक पे भी हमारा एपिसोड अवेलेबल है। आप डेयर जिंदगी जाके टाइप कर सकते हैं, डॉक्टर का नाम टाइप करिए और आपको हमारा एपिसोड देखने को मिल सकता है। एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए मेडिकल एक्सपर्ट के साथ। तब तक आप देखते रहिए डेयर जिंदगी, सिर्फ एबीसी न्यूज़ पर। This show was sponsored by Narayana Medical College and Hospital.